बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। 2 दिन तक आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। कुछ लोगों के इल्म में आ गया कि मैं और सिद्दीक जान और कुछ दोस्त हम कैंपिंग पे गए हुए थे, नो सिग्नल एरिया में थे, लेकिन इस दौरान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स ईरान के हवाले से हुई। वापस आके हमने देखा तो पता चला कि ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है, इज़राइल में कुछ तबाही हुई है, कुछ मज़ीद ईरान पर भी हमले किए गए हैं। ये लड़ाई कहाँ जाएगी, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? पाकिस्तान पर भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया ऑयल प्राइसेस के हवाले से। और फिर अमेरिका का जो रोल है वो बड़ा अजीबोगरीब सा है। एक तरफ वो सालिसी का किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हथियारों को सप्लाई करने के हवाले से भी आज मैं अखबार में खबरें पढ़ रहा था कि हथियारों की छुप कर जो है वो खुफिया तौर पर इजराइल को हथियारों की सप्लाई की है। ये भी हो रहा है। फिर एक तरफ अमरीकी सदर जो है वो आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने के हवाले से जो इजरायली मनसूबा था उसको रद्द कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को थ्रेट भी कर रहे हैं कि टेबल पे बैठ जाओ वरना तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा। तो असल में सूरत हाल है क्या और चीज़ें हो क्या रही हैं? तो ईसा नकवी साहब पहले तो ज़रा ये बताएं ना कि ये जो एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल मेरा भी है क्योंकि शायद मैंने उस तरह से फॉलो भी नहीं कर रहा दो दिन से कम से कम, लड़ाई में कितनी सक्सेस ईरान को मिली है जो जवाबी हमला किया है? क्योंकि तासुर ये है कि ईरान के लोगों को तो चुन चुन के मारा गया है, लेकिन जवाब में जो ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं वो उतने प्रिसाइज नहीं थे। देखें, टाइम मेंशन करना ज़रूरी है, तारीख का बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जो हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते पल के साथ तब्दील हो रही है। तो हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं जब 17 जून का आगाज़ हो रहा है, मंगल के दिन का 1 से 1.5 घंटे में उसका आगाज़ हो जाएगा। तो अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको ज़रा रैप अप कर लें, क्योंकि आज की रात बहुत कातिल रात हो सकती है। 2 वार्निंग्स एक्सचेंज हुई हैं, तेहरान खाली कर दो, तल अवीव खाली कर दो। अब इस वार्निंग का मतलब क्या है कि शहरियों को कहा जा रहा है कि वो जो पहले था कि आपने टारगेट किया एक मखसूस इमारत को जहाँ पर आपके ख्याल में कोई मिलिट्री लीडर मौजूद है, कोई साइंटिस्ट मौजूद है, इंटेलिजेंस चीफ मौजूद है, या इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसराइल की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका कोई असलहे का डिपो है, उनकी कोई ऑयल फील्ड है, उनकी कोई एयर फील्ड है, उनका कोई जो है वो रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर के हवाले से। पहले तो वो टारगेट हो रहे थे। जब आप ये कहते हैं कि आम रेजिडेंट्स को कि आप खाली कर दें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 कौन से ममालिक की, ये कंपैरिजन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, मैं अभी प्रवीण स्वाने उनकी ट्वीट्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, उनको भी देख रहा हूँ, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट में जो कहा था ना वही हुआ, वो हूबहू वही हुआ। जो चाइना और इंडिया के दरमियान लड़ाई में कहा था हूबहू वही हुआ। यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट बी बीटन ऑन द बैटलफील्ड पीरियड। अब ये इतना बड़ा क्लेम है किसी दिफाई तज्जिया का, बुनियाद क्या है उनकी इस तज्जिए की? वो ये कहते हैं कि भाई ईरान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और गुज़िश्ता 500 साल से लगभग ईरान इसी जोग्राफिए के साथ, इन्हीं बॉर्डर्स के साथ दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन वहाँ पर सरवाइव कर रहा है। दुनिया के कौन से मुमालिक, इट्स एट द क्रॉस रोड्स। ये गल्फ, अफ्रीका, यूरोप और एशिया का ब्रिज है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, निगाहें हैं, रही हैं। और ऐसे मुल्क को अगर आज तक अभी तक नहीं डिफीट किया जा सका, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है इसराइल। 20 से 22,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा, 97 लाख से 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ 4 लाख के करीब पॉपुलेशन, वर्सेस ईरान 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबा, यानी 32 को 5 से ज़रब दे दें तो उतने गुना बढ़ा, यानी 100-150 गुना बढ़ा रकबे के लिहाज से, और आबादी के लिहाज से कम से कम 8 गुना बढ़ा, यानी 8 करोड़ से ज़ायद आबादी। फिर कई दिहाइयों की लड़ाई की एक तैयारी दोनों तरफ मौजूद है। इसराइल को एज क्या है? इसराइल का एज है 2। नंबर 1 उसकी एयरफोर्स, नंबर 2 वेस्ट उसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इसराइल को समझते हैं, जो इसराइल के हवाले से नेगोशिएटर के तौर पर काम करते रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से वार्निंग्स क्या आ रही हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिका में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसराइल फर्स्ट पे बिलीव करते हैं, या इसराइल की सिक्योरिटी के हवाले से इजरायली लॉबी, सहूनी लॉबी, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसका होल्ड तो बहुत ज़्यादा है।
वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल कोई एक ऐसा फॉल्स फ्लैग कर सकता है, या तो ईरान को ल्योर करे कि किसी तरीके से ईरान एक डायरेक्ट हमला अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन के ऊपर कर दे। अमेरिका की प्रेजेंस तो मौजूद है, सही है, वो अमेरिका को इस जंग में कूदने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि देखें, इसराइल के लिए अभी जो वार्निंग एक्सचेंज हो रही हैं, पूरा इसका खाका भी देख लें। और इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के, पता है अमेरिका बहादुर के पूरी दुनिया में उनके फ्लीट्स मौजूद हैं, बहरी बेड़े मौजूद हैं। 7th फ्लीट है, 5th फ्लीट है। 5th फ्लीट जो है वो स्टेशन इन बहरीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के पर्शियन गल्फ़ में मौजूद है। और वो बहरी बेड़े जो हैं अपने ऊपर F-35 लड़ाका तैयारे, रिफ्यूलिंग के जहाज़ जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फ्राहम कर सकते हैं, वो यहाँ पर स्टेशन है USS निमिट्स जो 5th फ्लीट में है। ये USS निमिट्स गया हुआ था वियतनाम, क्योंकि ये अमेरिका करता है पूरी दुनिया में FONOPS, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। उसके लिए ये बेसिकली जो एरिया है साउथ चाइना सी का या पैसिफिक का रीजन है, वो रीजन 5th फ्लीट का नहीं है, वो 7th फ्लीट का है। 7th फ्लीट में उनके USS सही है। नहीं, थियोडोर, ये तो बहुत टेक्निकल डिस्कशन हो गई ना। रूजवेल्ट है और रोनाल्ड रेगन। मेरा सवाल इस वक्त एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर समझ लें। ये जो मूवमेंट हो रही है इस वक्त, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो नेवल ट्रैकिंग की वेबसाइट्स हैं, शिप्स की ट्रैकिंग की वेबसाइट्स हैं, उस पर देख रहा था कि कुछ घंटे पहले अमरीकी बहरी बेड़ा जो उनका बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है USS निमिट्स, उसने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को क्रॉस किया है। अब क्वेश्चन ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसने जाके स्टेशन होना है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में किस जगह पर? मेडिटेरेनियन सी में, बहिरा रोम में। इसका मतलब ये है कि अमेरिका, इसराइल ने उससे मदद मांगी होगी कि हमें एक बड़ा एयर रेड और एयर ऑपरेशंस के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए आपकी मदद दरकार है। अब वो पर्शियन गल्फ में आकर कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर ईरान बिल्कुल सामने मौजूद है। मुझे ये बताएं ना कि ये अमेरिका का बुनियादी तौर पर जो मोटी बात है वो ये है कि वो सीज़ फायर चाहता है, लड़ाई को रोकना चाहता है, या लड़ाई को बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि एक तरफ खबरें ये हैं जो अखबारात में आज शाये हुई हैं, वो ये है कि जी खुफिया तौर पर हथियार भेजे गए हैं और हेल फायर, वो क्या है मिसाइल उनका, वो भी 300 की तादाद में खुफिया तौर पर या उससे ज़ायद भेजे गए हैं। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जी ये मैंने जैसे जंग पाकिस्तान और इंडिया की रोकी है, ऐसे मैं ये भी रोकना चाहता हूँ। नहीं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। आप नोट करें, देखिए पहला जो झटका था ना ईरान का, वो मानने की बात है, इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि पहले ही दिन, पहले ही झटके में, जंग के पहले हल्ले में आपके कमांडर्स मारे जाए, आपकी टॉप लीडरशिप उड़ा दी जाए। फैसला साजी जिन्होंने करनी है, जिन्होंने फील्डिंग लगाई हुई है ऐसे किसी भी मुमकिन हमले के लिए, हमारी कौन सी रेजिमेंट, कौन सी बटालियन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमारे मनूवर्स क्या होंगे, वो फैसला साज जो लोग थे, वो तमाम फैसला साज थे, वो पहले ही झटके में उड़ा दिए। पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि अब ईरान कई दिहाइयों तक इसी जख्म को चाटता रहेगा। उसके जो नतान्ज से लेकर, उनके इस्फहान से लेकर, उनकी जिन फील्ड्स के ऊपर धमाके हो गए हैं, वहाँ जो डैमेज हो गया है, अनमुमकिन तौर पर वहाँ कोई रेडियो एक्टिविटी भी जो है वो भी स्टार्ट हो गई है, ताबकारी के खदशात पैदा हो गए हैं, तो ईरान की तो कमर टूट गई। अब कोई हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, अंदर से रिवोल्ट हो जाएगा, जो एंटी इनकलाब फोर्सेज हम उठ खड़ी होंगी। लेकिन 18 घंटे रिस्पॉन्स टाइम था, 18 घंटे तक एक गहरा सकूत और खामोशी थी, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, अब आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे तो नहीं आया। पहला ट्वीट ये नहीं आया था, पहला ट्वीट आया था तमस्खर उड़ाने वाला, पहला ट्वीट आया था तकब्बुर और रौनक से कि भाई ईरान अगर मजीद तबाही से बचना चाहता है तो फौरन टेबल पर मैंने तुम्हें चांस पे चांस दिया, मैंने तुम्हें चांस दिया कि तुम कर लो, मुझे पता था क्या होने वाला है। अभी जो हो चुका ये कुछ भी नहीं, अब इससे भी बुरा होने वाला है, भरपूर होने वाला है। जो हार्डलाइनर्स है दे आर ऑल डेड नाउ। अब मौका है ईरान बैठे और बैठ के डील कर ले और बात कर ले, यही धमकी थी ना। अब वो 96 घंटे में कहानी, मैं इसके ऊपर तफसील से बात कर चुका, तो क्विकली मैं बताऊं 96 घंटे में क्या तब्दील हुई है। 5 मेजर अटैक्स हुए हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, और उन 5 अटैक्स में से 10% सक्सेस रेट है इजराइल को हिट करने का। अब ऑब्वियसली जो एक ओवरवेल्म हो जाती हैं बैटरीज, ड्रोन्स को अब
प्रोजेक्टाइल आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, इसके ऊपर पेलोड कितना है, इस पर धमाका खेज मवाद कितना है, ये तो बैठ के डिटरमिन नहीं करता ना। रडार तो आपको बताता है फलां चीज़ इस रफ्तार से आ रही है, इतनी देर में पहुंचेगी, फलां मकाम को हिट करेगी। रडार एक्टिवेट होता है, उनका जो 3 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है वो उसको स्ट्राइक डाउन करता है। उसकी भी एक कैपेसिटी है, स्वॉर्मिंग के ज़रिए उसको ओवरवेलम किया जा सकता है। अब जो 10% सक्सेस हुई है उसमें आप इसराइल ने तो चेरिश किया था हमेशा, उन्होंने तो गज़ा को मलिया मेट करके बिल्डिंग्स की तबाही के जो मनाजिर हम देखा करते थे, अभी तो इजरायली शहरों से वो फुटेजेस आ रही हैं। BBC की रिपोर्ट्स देखें, इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो वहाँ पर इसराइलियों को रोता पीटता दिखा रहा है। ये वो मनाजिर हैं जो वो दूसरों के यहाँ देखते थे। अपने कॉफिन्स उठाना उनके लिए, अपने जनाजे, अपने ताबूत उनके लिए बड़े भारी हैं। तो अमेरिका जो है, यानी आप कह रहे हैं कि इसराइल को मार पड़ता देख अमेरिका ने फौरन सालसी का किरदार अदा करने की बात किया। ये वही वो अब ये कह रहा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन कोई किरदार अदा करते हैं तो उसको वेलकम करेंगे। तो आप ये पहले कहते हैं ना, ये तो बेसिकली फिर रेपिटेशन होगी ना। पिछले दिनों जब पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान पे ड्रोन भेजे, सब कुछ हुआ, तो अमेरिका ने कहा भैया तुम्हारी लड़ाई है, खुद लड़ो। हाँ। जैसे ही इंडिया को पाकिस्तान ने मारना शुरू किया, वो आगे नहीं ना लड़ो। तो यहाँ पर ये देखें कि क्या हुआ है कि पहले जब इसराइल ने मारा तो उस वक्त रऊनत और तकब्बुर से भरपूर बयान आया, और जिस वक्त इसराइल में मिसाइल जाकर गिरने लगे हैं तो आफ्टर ऑल ये वेस्ट विल लूज इट्स फेस। ये कहा जा रहा है कि इसराइल का जो बदला था वो उसका श्रेय शीर भी नहीं है जो ईरान में तबाही इसराइल ने की है। यानी इसराइल ने जो किया वो बहुत प्रिसीजन के साथ किया, बड़ा टारगेट्स को हिट किया, और बड़े, आप जैसे कि आपने खुद बात कहा कि अस्करी करीम थी उनकी और साइंसदान, लेकिन जवाब में जो ईरान ने किया है वो उतनी प्रिसीजन के साथ नहीं थी या उतना डैमेज नहीं किया उन्होंने। हम 2 माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं। हम एक माइंडसेट है जो लोग ईरान गए हैं, जो वहाँ पर जाकर अगर अभी विज़िट करें मुख्तलिफ़ जगहों पर, कि वो अपने शोहदा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वो अपनी जाकर वहाँ पर देखें ना, जो कब्रिस्तान भरे हुए हैं शोहदा के, वो उनके पार्क्स बने हुए हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं, किस तरीके से उनके नाम, तस्वीर, उनके लिए किसी बंदे का शहीद हो जाना इज़ नॉट अपना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें वो गम की कैफियत से बाहर ना निकले। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी, मेरी एक ईरान तेहरान के सहाफ़ी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा भाई जब हमला होता है तो वो बंकर्स में भागते हैं और हम महाज की तरफ भागते हैं, महाज की तरफ, वो छतों पे चढ़कर भाई, वो तो वो ये फ़र्क है। वो आपको फ़र्क सिर्फ छोटा मोटा नहीं, आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उस फ़र्क ने, अब देखें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और चीज़ें आ रही हैं ना, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़े हैं। एक है जो वार्निंग जारी की गई है इसराइल की तरफ से कि तेहरान डिस्ट्रिक्ट 3 खाली कर दें, हम कोई ऐसी बमबारी करने वाले हैं कि जिसमें बस फिर जो होगा शहरी जो है वो छोड़ दें। उसके जवाब में रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से क्या है? रद्द-ए-अमल ये आया कि आप तल अवीव खाली कर दें। अब ये जो है कि जो इसराइल को वहाँ पर जो सेटलमेंट हुई है, एक नाजायज़ सेटलमेंट होने का सबसे बड़ा सबूत तो यही है ना कि आप कोई भी शख्स जिसकी जायज़ प्रॉपर्टी है, वो ये थोड़ी करता है कि हर घर में से एक टनल जाएगी, हर गली में, हर जगह पर एक बिल्डिंग कोड है जिसको आपने फॉलो करना है, और बंकर्स हर लोकेलिटी में मौजूद हैं, सायरन बजेंगे, आपने वहाँ पर पहुँच जाना है। देखें उनके पास रडार्स तो बेहतरीन सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा कि जनाब आप फौरी तौर के ऊपर जब लेकिन ज़हनी अज़ियत का शिकार तो है ना, वो ज़हनी अज़ियत का शिकार हुए हैं। इससे पहले क्या था कि इससे पहले तो रॉकेट्स थे ना, जो गज़ा के जो लोग हैं जो वहाँ पर मज़ाहमत करने वाले हैं, वो पानी के पाइप से निकाल के, वो रॉकेट का डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था, वो बंकर्स को बस्ट नहीं कर सकता था, वो बिल्डिंग्स को तबाह नहीं कर सकता था, वो एक महदूद पैमाने की तबाही करता था। सेम वाज द केस विद हिजबुल्लाह के भी जो अटैक्स थे वो ज़्यादातर फॉइल भी हो जाते थे, और जो गिरते भी थे वो इतना बड़ा मैसिव डैमेज नहीं करते थे। बट अब हम फतह 1 की बात कर रहे हैं, खैबर शिकन की बात कर रहे हैं, अब हम उन मिज़ाइलों की बात कर रहे हैं जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, मार्क 12 की बात कर रहे हैं, हम उन मिज़ाइल्स की बात कर रहे हैं जिनको रोकने में 100% रेट अभी
इसराइल की तरफ से भी नहीं आ रहा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ईरान का डैमेज जो है कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा और ह्यूज है, लेकिन ईरान का तो इनविंसिबिलिटी का तासुर नहीं था ना। देखें, आपकी फ़िज़ा नाकाबिल तस्खीर है, ये है इसराइल का दावा कि हमारी फ़िज़ाओं में कोई भी प्रोजेक्टाइल आकर हमारे किसी शहर, किसी मकाम को हिट नहीं कर सकता। हम उसे, जैसे वो नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि हमने फ़िज़ा में ही नष्ट कर दिए, वो और बात है कि फिर वो नष्ट जो फिर साथ में अगले ही जुमले में उसने कहा कि हमारी मस्जिद, मंदिर तो फलां 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 फलां, मस्जिद तो नहीं कहा था उसने, गुरुद्वारे और इनको भी निशाना बना दिया। जो नष्ट हो गए थे उन्होंने निशाना कैसे बनाया। यहाँ पर बात यह है कि इसराइल का ये दावा है, और ये पूरा वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम जो है, एरियल डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी रेपुटेशन एट स्टेक है कि आपने पूरी दुनिया में एक नुक्ता रख के मिडल ईस्ट में इसराइल 22,000 मुरब्बा किलोमीटर की बेसिकली सिक्योरिटी या सेफ गार्ड के लिए पूरे का पूरा जो वेस्ट है वो यकजा है, वो यूनाइटेड है। और उसको ईरान एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर 1996 से, उससे पहले भी, उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद से तो संगीन सैंक्शंस है। आपने उनका 196 अरब डॉलर तो उस वक्त 90s में $196 बिलियन अगर आपका फ्रीज किया हो तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो वो पाबंदियों में रहते हुए FATF की ब्लैक लिस्ट में कोई बिजनेस नहीं कर सकता, मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पाबंदी, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। इसमें आप उसके बाद 2 चीज़ें देखें, एक तो है एटमी प्रोग्राम और दूसरा है रजीम चेंज का जो मामला है। अब इसमें एटमी प्रोग्राम के हवाले से तो जो सेंटिमेंट है पब्लिक में, ईरान में, वो तो ये है कि हमें हर हाल में अब एटम बम चाहिए। उस पे तो यकजा है पूरी कौम, यानी कि अब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है। लोग कहते हैं कि जी जो कल करना है वो आज करें, बल्कि एक एनालिसिस ये भी हो रहा है कि इस जंग को थोड़ा तवील करके ईरान को फ़ौरन अपना तजर्बा कर लेना चाहिए, क्योंकि ईरान ने बहरहाल काफ़ी हद तक अपना काम जो यूरेनियम के एनरिचमेंट का वो कर लिया हुआ है। और IAEA का जो रिसेंट बयान में देख रहा था वो तो ये है, उन्होंने कहा कि 10% भी नुकसान नहीं पहुंचा जो आपके जौहरी प्रोग्राम की, या जो वो तो फर्स्ट ऊपर वाले लेयर को हुआ है ना, तो ज़मीन में वो जो ज़मीन बनाए हुए हैं तो वो उसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एक तो ये है कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो था ना कि एक लोगों में खौफ था कि ये ख़राब हो जाएगा या तबाह हो गया, वो तो नहीं हुआ। दूसरा रजीम चेंज वाली बात है, इसमें मेरी ये भी एक हसामुद्दीन मुहाजिरी हैं, तेहरान के जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे ये सवाल किया कि इस वक्त ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, जो एंटी इनकलाब फोर्सेज हैं, क्या वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं कि भाई तुमने मरवा दिया है, क्या पॉलिसीज़ हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है इस वक्त इस मामले में वो भी खड़ा हो गया साथ। यानी तो मुझे फिर लगा कि अभी जैसे पाकिस्तान में हुआ था पिछले दिनों के जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग हैं वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, यानी वो ये PTI और हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आए हुए थे। तो ये जो एक अमेरिका की और इसराइल की कोशिश है कि इसको रजीम चेंज एटलीस्ट कर दिया जाए ताकि जो नया रजीम आए वो हमारी मुट्ठी में हो और उसको हम कंट्रोल कर सकें, तो इसके इम्कानात भी मेरी मालूमात तो ये हैं कि वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जो पब्लिक जो अगेंस्ट हैं जो गवर्नमेंट की फोर्सेस, वो भी इस वक्त इस मामले पर तो कम से कम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं विज़िट किया हुआ है ईरान, और एक चीज़ मैं आपको बड़े ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन मैंने जो वहाँ पर मुशाहिदा किया उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ईरान में ज़रूर ये है, क़दामत पसंद भी हैं, थोड़ा सा जो एंटी इनकलाब फोर्सेस हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो भग से फ़िज़ा में उड़ तो नहीं गए ना, लेकिन ईरान में अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जो जज्बा है वो मिली है। बिल्कुल ठीक। आपको मोल्स मिल सकते हैं, आपको एजेंट्स मिल सकते हैं, आपको वो काली भेड़ें जासूस मिल सकते हैं जिन्होंने फ़लाँ लालच, फ़लाँ बुनियाद, स्लीपर सेल, ऐसे ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं कि जिन्होंने गद्दारी की अपने मुल्क के साथ। लेकिन ओवरऑल जो नेशनल सेंटिमेंट है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जैसा मर्जी हो उनका, लेकिन अमेरिका और इसराइल दो हैं जिनके ख़िलाफ़ उनका एक मिली जज्बा मौजूद है। तो जब बात आएगी ना कि इसराइल हमला कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ईरान जो है वो, फिर ईरान के लोग, चाहे वो एंटी इनकलाब है चाहे प्रो इनकलाब है, चाहे वो जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, उनका जो एंटी इजराइली होना या एंटी अमेरिकन होना है वो इस बात का मरहून मिन्नत नहीं है। अभी जो चीज़ें हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स को अगर आप क्विकली देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि तेहरान का जो एरिया जिसको इसराइल ने अब
थ्रेट किया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, बड़ी तादाद में वहाँ पर आबादी है। अगर वहाँ पर अटैक होता है तो उसका जाहिर है कि सूरत हाल फिर हम ये देख रहे हैं कि जो अल जज़ीरा इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, अपने एनालिसिस देख रहा है। एक तो उन्होंने यूके की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको एनहांस होते हुए वो देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, वो बहरीन वाली साइड पे, पर्शियन गल्फ में ऑलरेडी जो उनकी एक्टिविटी है वो, और फिर मेडिटेरेनियन सी और साइप्रस की साइड के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है। फिर ज़रा मैं क्विकली ज़रा इसलिए गो थ्रू कर लेंगे लोग जो करंट सिचुएशन है इस वक्त वो उससे भी आगाह हूँ। हैरानकुन तौर पर स्पेकुलेशन इस वक्त ये भी चल रही है कि इसराइल पॉसिबली ईरानियन मीडिया जो है उसको भी अटैक कर सकता है। गज़ा में साथ में सूरत हाल जो है वो भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर भी जो अटैक्स और चीज़ें चल रही हैं वो फिर क्रिटिकल मोमेंट्स एज इन तेहरान एज एस्केलेशन रैम्प्स अप। तौहीद असदी जो हैं वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब एक बाकायदा माहौल बना हुआ है कि जंग एक नई हैयत जो है और सूरत इख्तियार करने वाली है। फिर साथ ही जो फॉल्स फ्लैग है उसके हवाले से बार बार कहा जा रहा है। अब ये नहीं कि मैं जस्ट रीड दिस स्मॉल थिंग आउट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डैनियल लेवी हैं फॉर्मर इजरायली नेगोशिएटर, वो ये कह रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी वेरी ऑफ अ फॉल्स फ्लैग अटैक बाय इसराइल ऑन यूएस इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू ड्रॉ इट इनटू द फाइट अगेंस्ट ईरान। कि अब जो वहाँ पर मिसाइल के ईरान को घसीटने के लिए, अमेरिका को घसीटने के लिए, अमेरिका इसका हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर की सूरत हाल ये है कि उसने पहले जो 96 घंटे पहले बयान दिया था उसको उसने मेलो डाउन कर दिया है। साथ में व्लादिमीर पुतिन को कहा कि तुसी आ जाओ, मुझे कबूल है, तुसी जड़ा ना नेगोशिएशन करवाओ दरमियान में इनके। टिट फॉर टैट वार्निंग चल रही हैं। तल अवीव को खाली करने का हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि तल अवीव को खाली करने का जो है वो ईरान ने तंबी कर दी है। अमरीकी बहरी बेड़ा अब रवां दवा है, अब वो मेडिटेरेनियन सी पर एंड अप करता है या पर्शियन गल्फ पे। ईरान कब मूव करता है कि दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को चोक कर दे। अब ये वाला मामला जो हम वो डिस्कस करना भूल ही गए, वीडियो भी तवील हो गई कि एक चीज़ जिसका हम खदशे का इजहार कर रहे थे, मैं बार बार अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट के आगाज़ में मैंने कहा था कि अब देखें गवर्नमेंट का इम्तिहान है। आपने कल 4 रुपये पेट्रोल और तकरीबन 7 रुपये आपने डीजल बढ़ा दिया। अब सवाल आपसे ये है कि ये तो आना है आगे, अभी इसने वर्सन होना है। अगर ईरान हॉर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, अब नए हॉर्मुज़ को बंद कर देता है या वैसे ही जो वहाँ पे थ्रेट क्रिएट हुआ है, तो अभी तो 7 से 10% जंप हुआ है ऑयल प्राइसेस का। उस सूरत में अगर ये 20% पे चला जाता है, 30% के ऊपर चला जाता है, जब 20% ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई मुतासर होगी, LNG की सप्लाई मुतासर होगी, तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल मार्केट से डिटरमिन किया हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई, खान की हुकूमत थी, उससे पहले हुकूमतें थीं, मौजूदा हुकूमत के आगाज़ में भी इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई, आपने बढ़ा दी, नीचे आई कम कर दी। अभी इन्होंने एक कमाई का टूल बनाया था। वो टूल ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में $14-15 कम हुई, आपके पास 10-15 लेवी लगा दी, आपने लेवी बढ़ा दी। अब उसूलन होना तो ये चाहिए था कि अब आप वो लेवी विड्रॉ करते और लोगों पर पास ऑन ना होने देते। आपने पहले ही हल्ले में 4 रुपए और 7 रुपए बढ़ा दिया। अब आप सोचें कि 15 दिन के बाद फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी आप देखें ना, इसको कमाने का टूल बना, पॉलिसी है ना, ये जब ये बना रहे थे आप 100 रुपये लेवी वाला, कि आप 78 को उठाकर 100 रुपये पे ले जाएं और 5 रुपये कार्बन लेवी भी लगा दें। मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि ये गवर्नमेंट ने सारा जो प्लान बनाया है ना, ये एज्यूम करके प्लान बनाया है कि क्रूड ऑयल $65 का रहेगा। जिस दिन ये $100 को टच कर जाता है, फॉर एग्जांपल 130 खान के वक्त में $120 से भी ऊपर गया था, बिल्कुल 128 पे भी मेरा ख्याल यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गया था। अब अगर ये 100 पे चला जाता है तो आप या तो 400 रुपये का लीटर पेट्रोल भेजेंगे आवाम को, या फिर आप सेक्रीफाइस करेंगे, लोगों को सस्ता देंगे, और वो जो 100 रुपये की लेवी है वो 18-20 रुपये पे वापस लेकर आएंगे, जो इमरान खान के ज़माने में थी 18 रुपये की। ऐसी सूरत में आपका के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। आप IMF के साथ जो इससे किया हुआ है, IMF के साथ जो आपके एग्रीमेंट है वो पूरा नहीं होगा। यानी ये लेवी 100 रुपये पे तो आप IMF के कहने पे लगा रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर यानी आपने ये सारा प्लान IMF के साथ एग्री इसलिए किया था कि वो $65 आपको लग रहा था कि इस पर है, चलिए 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर वो $85 पे चला जाता है, $100 पे चला जाता है, या 100 से भी एक्सीड कर
जाता है तो इसका मतलब आपके पास अब कोई प्लान ही नहीं है। ये कितना बड़ा फ्लॉ था बजट में कि आपके पास अब प्लान ही नहीं है कि आपने अब क्या करना है। अब या तो आप लेवी को विड्रॉ करेंगे, 20 रुपए पर वापस लेकर आएंगे, ऐसी सूरत में आपका सारा वो जो टारगेट सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, या आप 400 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे। दो ही सूरतें होंगी। क्या 400 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए आप तैयार हैं? इस अगर आप नहीं है तो 44% आबादी जो 1200 रुपए ये मेरा ख्याल है कि डिटरमिन होगा अगले 48 घंटे बड़े अहम है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने कैसे शेप अप होना है, इसका दायरा फैलना है, सुकड़ना है, बातचीत की तरफ मामला जाना है, या फिर मिसाइलों की खुली बरसात होगी। मेरा ख्याल है वेरी क्रिटिकल टाइम नाउ। इसने शेप अपनी दिखानी है कि अगली शेप इस लड़ाई की क्या होगी, जिस पे मेरा ख्याल है कि हम गुफ्तगू का सिलसिला रखेंगे और जो लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पर भी बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।